स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 6 अप्रैल 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि नीतीश कुमार की राज्यसभा शपथ की तारीख तय, बिहार में जल्द बदलेगा मुख्यमंत्री। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव सामने आने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 अप्रैल 2026 को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे, जिसकी पुष्टि भाजपा के नेताओं और फिर मीडिया रिपोर्ट्स की हो गई है। इस शपथ के साथ ही उनकी सक्रिय भूमिका राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ेगी और फिर बिहार की सत्ता में बड़ा फेरबदल तय माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार जल्द ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के अनुसार 13 से 14 अप्रैल के आसपास इस पर अंतिम फैसला हो सकता है और उसी दौरान नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज होगी। इससे ये लगभग साफ है कि बिहार को अप्रैल के दूसरे हफ्ते में नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। जहाँ इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति को पूरी तरह से गर्म कर दिया है। एनडीए के भीतर नए मुख्यमंत्री को लेकर के मंथन जारी है और कई नाम चर्चा में हैं। अब सबकी नज़र 10 अप्रैल के बाद होने वाले फैसले पर टिकी है। बिहार में गर्मी बढ़ने के साथ बड़ी आग लगी की घटनाएं, अग्निशमन विभाग ने कसी कमर। दरअसल बात है कि बिहार में गर्मी बढ़ते ही आग लगने की घटनाओं में तेजी देखने को मिल रही है। जब मार्च से जून तक का समय राज्य में यानी कि बिहार में फायर सीजन माना जाता है, जब तेज हवाओं और फिर सूखे माहौल के कारण छोटे हादसे भी बड़ा आग का रूप लेते हैं। हाल के दिनों में पटना समेत कई जिलों में आग लगने की घटनाएं सामने आई है, जिससे लोगों की चिंता बढ़ गई है। इसी खतरे को देखते हुए अग्निशमन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया है। जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, हाइड्रेट और फिर उपकरणों को पूरी तरह से तैयार रखा जा रहा है। वहीं पर गांव और फिर शहर दोनों जगह जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। जब प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बिजली के तार, गैस सिलेंडर और फिर ज्वलनशील पदार्थों के इस्तेमाल में खास सावधानी बरतें, क्योंकि लापरवाही बड़ी घटना में बदल सकती है। इंडिया नेपाल बॉर्डर रोड से जुड़ेंगे बिहार के 7 जिले, चंपारण से किशनगंज तक का सफर होगा आसान। दरअसल बात है कि बिहार में सीमावर्ती इलाकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। इंडो नेपाल यानी कि इंडिया नेपाल बॉर्डर रोड परियोजना अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और जल्द ही पूरी होने वाली है। इस सड़क के बनने से पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक का सफर काफी आसान और तेज हो जाएगा, जिससे लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। जानकारी के मुताबिक करीब 554 किलोमीटर लंबी इस सड़क परियोजना का 90 से 95% काम पूरा हो चुका है और इसे मई 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये सड़क पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जैसे 7 जिलों को आपस में जोड़ेगी। इससे न सिर्फ लोगों की आवाजाही आसान होगी, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्र में व्यापार, शिक्षा और फिर स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच भी बेहतर होगी। अब बिजली उपभोक्ताओं के हाथ में होगा पावर। 19 साल बाद बदला सप्लाई कोड, 3 दिन में कनेक्शन नहीं तो फिर अधिकारी देंगे जुर्माना। दरअसल बात है कि बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। करीब 19 साल बाद बिजली सप्लाई कोड में संशोधन किया गया है, जिससे अब उपभोक्ताओं को ज़्यादा अधिक और फिर सुविधा मिलेगी। नए नियमों के तहत बिजली कनेक्शन, बिलिंग और फिर शिकायतों से जुड़ी प्रक्रिया पहले के मुकाबले आसान और फिर पारदर्शी बनाई गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब अगर किसी उपभोक्ताओं को नया बिजली कनेक्शन चाहिए तो फिर बिजली विभाग को 3 दिन के अंदर कनेक्शन देना होगा। अगर तय समय सीमा में कनेक्शन नहीं दिया गया तो फिर संबंधित अधिकारियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इससे लोगों को लंबे समय तक चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और काम तेजी से होगा। इसके अलावा नए नियमों में उपभोक्ताओं की शिकायतों के निपटारे की समय सीमा भी तय कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से बिजली व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और लोगों को बेहतर सेवा मिलेगी। ये कदम उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और फिर सिस्टम को जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। बिहार में 25 करोड़ की फिल्मी लूट, कस्टम अधिकारी बनकर के बदमाशों ने उड़ाया 17 किलो सोना, ओवरब्रिज पर रची पूरी साजिश। दरअसल बात है कि बिहार से एक बेहद चौंकाने वाली और फिर फिल्मी अंदाज की लूट की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने खुद को कस्टम अधिकारी बताकर के कारोबारी को रोका और फिर ओवरब्रिज पर पूरी साजिश को अंजाम दिया गया। इस दौरान करीब 17 किलो सोना, जिसकी कीमत लगभग 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है, लूट लिया गया है। जानकारी के मुताबिक अपराधियों ने पहले से पूरी योजना बनाई थी और फिल्मी स्टाइल में कार्रवाई करते हुए वाहन को यानी कि गाड़ी को रोक करके जांच के नाम पर सोना अपने कब्जे में ले लिया। जब पीड़ित को शक
भी नहीं हुआ कि वह नकली अधिकारी के जाल में फंस चुका है। यह घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए हैं, जिससे इलाके में हरकत मच गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फिर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। शुरुआती जांच में यह साफ हो गया है कि ये एक संगठित गिरोह का काम है जिसने पूरी प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम दिया है। अब पुलिस आरोपियों की पहचान करके जल्द गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी है। मुख्यमंत्री नीतीश नहीं तो निशांत चाहिए, दूसरा बिल्कुल मंजूर नहीं है। जब पटना में महिलाओं ने सत्याग्रह शुरू कर दिया है। दरअसल बात यह है कि पटना में एक अनोखा राजनीतिक आंदोलन देखने को मिल रहा है, जहां पर महिलाओं के एक समूह ने, एक ग्रुप ने सत्याग्रह शुरू कर दिया है। उनका साफ कहना है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पद छोड़ते हैं तो फिर उनके बेटे निशांत कुमार को ही अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए, इसके अलावा कोई और चेहरा उन्हें मंजूर नहीं होगा। जी हाँ, प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि नीतीश कुमार ने बिहार में विकास और फिर सुशासन की नींव रखी है, इसलिए उनके बाद उसी सोच और फिर नेतृत्व को आगे बढ़ाना जरूरी है। इसी वजह से वे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रही है और फिर उनके इसके समर्थन में शांतिपूर्ण आंदोलन चल रही है। जहां पर एक तरफ इसे समर्थन मिल रहा है तो वहीं पर दूसरी ओर कई लोग इसे राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी मान रहे हैं। अब देखना होगा कि ये आंदोलन कितना प्रभाव डालता है और फिर पार्टी नेतृत्व इस पर क्या रुख अपनाता है। बिहार में बदल गया अफसर बनने का तरीका, बीपीएससी ने लागू किया नया सिस्टम, जानिए अब आपको क्या करना होगा। दरअसल बात यह है कि बिहार में सरकारी अफसर बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ा बदलाव सामने आया है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने चयन प्रक्रिया में नया सिस्टम लागू किया है, जिससे अब भर्ती प्रक्रिया पहले के मुकाबले ज्यादा पारदर्शी और फिर व्यवस्थित होगी। इस बदलाव का सीधा असर आने वाले परीक्षाओं पर पड़ेगा। वहीं पर जानकारी के मुताबिक अब उम्मीदवारों को आवेदन से पहले OTR यानी कि ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया गया है। एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद उम्मीदवार को हर बार नई जानकारी भरने की जरूरत नहीं होगी, जिससे आवेदन प्रक्रिया आसान और तेज हो जाएगा। जी हाँ, वहीं पर इसके साथ ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और डेटा की सटीकता भी बेहतर होगी। इसके अलावा परीक्षा और फिर चयन प्रक्रिया में भी कुछ तकनीकी सुधार किए गए हैं, जिससे फर्जीवाड़े और फिर गड़बड़ी की संभावना कम होगी। बीपीएससी का कहना है कि इस नए सिस्टम से योग्य उम्मीदवारों को सही अवसर मिलेगा और फिर पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते OTR पूरा कर लें ताकि आगे किसी तरीके की परेशानी ना हो। बंगाल चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या में कांग्रेस ने मारी बाजी, टीएमसी लेफ्ट से ज्यादा उतारे कैंडिडेट्स। दरअसल बात है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के एक बड़ा राजनीतिक ट्रेंड सामने आया है। यह रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने के मामले में बाजी मार ली है और टीएमसी और फिर लेफ्ट पार्टियों से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। इस फैसले ने चुनावी रणनीति को लेकर के नई बहस छेड़ दी है। जानकारी के अनुसार बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक काफी प्रभावशाली माना जाता है, खास करके कई सीटों पर इसका सीधा असर चुनाव परिणाम पर भी पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतार करके अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश की है। वहीं पर टीएमसी और फिर लेफ्ट ने भी संतुलन बनाते हुए अपने अपने हिसाब से उम्मीदवार का चयन किया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह रणनीति चुनावी समीकरणों को बदल सकती है। अब देखना होगा कि कांग्रेस का ये दाव कितना असरदार साबित होता है और फिर क्या इससे उसे चुनाव में फायदा मिलता है या नहीं। इस फैसले से बंगाल की राजनीति और भी दिलचस्प हो गई है। इलाज करने वाली धमकी से संवाद नहीं होगा, विजय सिन्हा पर भड़के के सीईओ और राजस्व अधिकारी। दरअसल बात यह है कि बिहार में प्रशासनिक स्तर पर एक नया विवाद सामने आया है, जहां पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बयान पर सीईओ और फिर राजस्व अधिकारियों ने नाराजगी जताई है। अधिकारियों का कहना है कि इलाज करने वाली जैसी धमकी भरी भाषा से संवाद संभव नहीं है और इससे कामकाज का माहौल प्रभावित होता है। दरअसल विजय सिन्हा ने हाल ही में अधिकारियों को चेतावनी देते हुए सख्त शब्दों में इस्तेमाल किया था, जिस पर अब सरकारी अधिकारियों के बीच असंतोष दिख रहा है। उनका कहना है कि प्रशासन में अनुशासन जरूरी है, लेकिन संवाद सम्मानजनक होना चाहिए, तभी बेहतर तरीके से काम हो सकता है। वर्दी वही सोच नहीं, कोसी रेंज में नई मुहिम, भय की जगह भरोसे की नई पहल। दरअसल बात है कि बिहार के कोसी रेंज में पुलिस की कार्यशैली को बदलने के लिए एक नई पहल शुरू कर दी है। इस मुहिम का मकसद जनता के बीच पुलिस की छवि को सुधारना और डर के बजाय भरोसे का माहौल बनाना है। अधिकारियों का कहना है कि अब पुलिस सिर्फ कानून लागू करने वाली नहीं, बल्कि लोगों की मददगार और फिर सहयोगी के रूप में सामने आएगी। इस अभियान के तहत पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आम लोगों से व्यवहार में नरमी और फिर संवेदनशीलता दिखाएं या थानों में आने वाले लोगों की समस्याओं को
प्राथमिकता के आधार पर सुना जाए और फिर उनका समाधान समय पर किया जाए। या साथ ही साथ गांव-गांव जाकर के लोगों से संवाद बढ़ाने और जागरूकता फैलाने पर भी जोर दिया जा रहा है। वहीं पर पुलिस विभाग का मानना है कि इस पहल से जनता और फिर पुलिस के बीच दूरी कम होगी और अपराध नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। जब लोग बिना डर के पुलिस के पास अपनी बात रखेंगे तो फिर अपराधों की जानकारी समय पर मिलेगी और कार्रवाई भी तेजी से हो सकेगी। ये कदम कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। जेडीयू में निशांत कुमार की एंट्री के पीछे का असली सीक्रेट आया सामने। अशोक चौधरी के खुलासे से बिहार में मचा हड़कंप। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में जेडीयू को लेकर के बड़ा खुलासा सामने आया है। बहुत बड़ा खुलासा है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने बताया है कि निशांत कुमार की पार्टी में एंट्री कोई सामान्य फैसला नहीं था, बल्कि इसके पीछे बड़ा राजनीतिक कारण था। उनके बयान के बाद सियासी हलचल और तेज हो गई है, जहां अशोक चौधरी के मुताबिक पार्टी के भीतर एकजुटता बनाए रखने के लिए निशांत कुमार को आगे लाना जरूरी हो गया था। उन्होंने संकेत दिए हैं कि अगर ऐसा नहीं किया जाता, यानी कि निशांत कुमार को जेडीयू ज्वाइन नहीं कराया जाता, तो जेडीयू में टूट की स्थिति बन सकती थी। यही वजह है कि संगठन को मजबूत करने के लिए ये फैसला लिया गया है। इस खुलासे के बाद बिहार की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। अब माना जा रहा है कि जेडीयू में नेतृत्व परिवर्तन की जमीन तैयार की जा रही है और भविष्य में निशांत कुमार बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इससे आने वाले समय में बिहार की सियासत में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बिहार में अब सिर्फ आधार कार्ड से नहीं होगा काम, आय, जाति या फिर निवास प्रमाण पत्र के लिए ये कागजात जरूरी। दरअसल बात है कि बिहार में सरकारी प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर के बड़ा बदलाव किया गया है। अब आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र के लिए सिर्फ आधार कार्ड दिखाना ही पर्याप्त नहीं होगा। जहाँ आधार कार्ड दिखाना ही अब काफ़ी नहीं होगा। सरकार ने प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज अनिवार्य कर दिया है ताकि गलत तरीके से प्रमाण पत्र बनवाने पर रोक लगाई जा सके। जानकारी के मुताबिक अब आवेदन करते समय आधार कार्ड के साथ साथ अन्य जरूरी कागजात जैसे जमीन से जुड़ी दस्तावेज, परिवार रजिस्टर, राशन कार्ड या फिर संबंधित प्रमाण पत्र देने होंगे, इससे आवेदक की सही पहचान और फिर स्थिति का सत्यापन किया जा सकेगा और फर्जीवाड़े की संभावना कम होगी। यह सरकार का कहना है कि इस नए नियम से सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और फिर सही लोगों तक ही सरकारी सुविधाएं पहुंचेगी। हालांकि इससे आम लोगों को थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करना पड़ सकता है, लेकिन इसका मकसद व्यवस्था को मजबूत और फिर विश्वसनीय बनाना है। बीजेपी या जेडीयू, नीतीश के बाद कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? बेटे निशांत के पोस्टर ने बदल दिया पूरा गेम। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री पद को लेकर के सस्पेंस और गहरा गया है। नीतीश कुमार के संभावित राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच अब सवाल उठ रहा है कि उनके बाद अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस बीच पटना में लगे निशांत कुमार के पोस्टरों ने पूरे सियासी समीकरण को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। जानकारी के मुताबिक इन पोस्टरों में निशांत कुमार को भविष्य के नेता के रूप में दिखाया गया है, जिससे जेडीयू के अंदर नई चर्चा शुरू हो गई है। वहीं पर दूसरी ओर भाजपा भी अपने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के मंथन कर रही है, जिससे ये मुकाबला और पेचीदा हो गया है। अब ये लड़ाई बीजेपी बनाम जेडीयू के बीच नेतृत्व को लेकर के सियासी सिमटती नजर आ रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये पोस्टर राजनीति का हिस्सा भी हो सकते हैं, जिससे दबाव बनाया जा रहा है। आने वाले दिनों में पार्टी नेतृत्व और फिर गठबंधन की रणनीति तय करेगी कि बिहार की सत्ता की कमान किसके हाथ में जाएगी। फिलहाल ये मुद्दा बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। वोट नहीं तो रिश्ता खत्म। ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव में खेल दिया इमोशनल कार्ड, अब क्या करेगी बीजेपी? दरअसल बात है कि पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक नया राजनीतिक दांव चल दिया है। उन्होंने जनता से भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि अगर वोट नहीं मिला तो फिर उनके साथ रिश्ता भी खत्म समझा जाए। इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और फिर चुनावी मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। ममता बनर्जी का ये इमोशनल कार्ड सीधे मतदाताओं से जुड़ने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि वे अपने समर्थकों को भावनात्मक रूप से जोड़ करके वोट को अपने पक्ष में करना चाहती है। इससे खास करके ग्रामीण और फिर पारंपरिक वोट बैंक में पर असर पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि बीजेपी इस रणनीति का कैसे जवाब देगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी विकास और फिर मुद्दों की राजनीति के जरिए इसका मुकाबला करने की कोशिश करेगी। जहां आने वाले दिनों में दोनों पार्टियों के बीच ये चुनावी लड़ाई और तेज होने की उम्मीद है। बिहार के इन 8 स्टेशनों पर टिकट बुकिंग एजेंट की होगी नियुक्ति, युवाओं के लिए गोल्डन चांस नौकरी पाने का। दरअसल बात है कि बिहार के युवाओं के लिए रेलवे से जुड़कर के कमाई करने का शानदार मौका सामने आया है। जहाँ सोनपुर रेल मंडल के अंतर्गत 8 रेलवे स्टेशनों पर अब स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट
की नियुक्ति की जाएगी। जी हाँ, इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को जनरल टिकट लेने में सुविधा देना और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। जानकारी के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और फिर इच्छुक उम्मीदवार 29 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑफलाइन माध्यम से किया जाएगा, डाक, कोरियर या फिर खुद जाकर भी फॉर्म जमा किया जा सकता है। चयनित उम्मीदवारों को 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा और फिर उनका काम कमीशन बेस पर होगा, यानी कि जितने ज़्यादा टिकट बेचेंगे उतनी ज़्यादा कमाई होगी। जब इस नौकरी के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक पास रखी गई है और फिर उम्मीदवारों की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। चयनित एजेंट रेलवे के नियमों के तहत काम करेंगे और फिर उन्हें अपने ही इलाके में रोजगार का मौका मिलेगा। इस योजना से छोटे स्टेशनों पर टिकट व्यवस्था बेहतर होगी और फिर युवाओं के लिए आय का नया जरिया भी खुलेगा। इस दिन हो सकती है नीतीश कुमार की आखिरी कैबिनेट मीटिंग, कई बड़े एजेंडों पर लग सकती है मुहर। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आखिरी कैबिनेट बैठक को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक 8 अप्रैल को कैबिनेट की आखिरी बैठक हो सकती है, जिसमें कई अहम फैसले पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में सरकार विकास योजना, प्रशासनिक फैसलों और फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अंतिम रूप दे सकती है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट में कुछ बड़े फैसले लेकर के जाना चाहते हैं ताकि उनकी सरकार की योजनाओं को आगे भी जारी रखा जाएगा। बिहार में आरटीई के उल्लंघन पर सख्ती, शिक्षा विभाग ने 43 प्राइवेट स्कूलों से मांगा जवाब। दरअसल बात है कि बिहार में शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटीई कानून को लेकर के सरकार अब सख्त रुख अपनाते नजर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई प्राइवेट स्कूलों द्वारा आरटीई नियमों का पालन नहीं करने पर शिक्षा विभाग ने 43 प्राइवेट स्कूलों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। इस कार्रवाई से स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार इन स्कूलों पर आरोप है कि उन्होंने आरटीई के तहत चयनित गरीब और फिर वंचित वर्ग के बच्चों का नामांकन नहीं लिया या फिर प्रक्रिया में लापरवाही बरती है, जबकि नियम के मुताबिक हर निजी स्कूल को 25% सीटें इन बच्चों के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य है। जहाँ शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि अगर तय समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो फिर इन स्कूलों के लिए खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें मान्यता रद्द करने तक का कदम उठाया जा सकता है। सरकार का कहना है कि किसी भी हालात में बच्चों के शिक्षा अधिकार से समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा। भाई वीरेंद्र का बीजेपी पर हमला, लालू और परिवार तक ही सीमित है उनकी राजनीति, जेडीयू भी 1 साल में खत्म। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने खगड़िया में बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी की राजनीति सिर्फ लालू यादव और फिर उनके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। उनका आरोप है कि पार्टी के पास खुद का कोई ठोस एजेंडा नहीं है और वह सिर्फ विरोधियों को निशाना बनाकर के राजनीति कर रही है। भाई वीरेंद्र ने आगे कहा कि बीजेपी अपने सहयोगियों को धीरे धीरे कमजोर कर देती है और अंत में उन्हें खत्म कर देती है। उन्होंने महाराष्ट्र और फिर अन्य राज्यों का उदाहरण देते हुए दावा किया है कि अब बिहार में भी यही खेल चल रहा है। उनके मुताबिक आने वाले 1 साल के भीतर जेडीयू का अस्तित्व खत्म हो सकता है। जहाँ इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है और कहा कि सिर्फ पद या फिर कुर्सी से राजनीति नहीं चलती। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि बीजेपी की रणनीति बिहार की राजनीतिक समीकरण को बदलने की है। जब उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में फिर से हलचल तेज हो गई है और फिर सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सीएम नीतीश कुमार ने वाल्मीकि नगर को दी करोड़ों की योजनाओं की सौगात, विदाई की अटकलों के बीच निशांत को सीएम बनाने की उठी मांग। जहां बिहार के पश्चिमी चंपारण स्थित वाल्मीकि नगर दौरे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बड़ी विकास योजनाओं की सौगात दी है। इस दौरान उन्होंने सिंचाई, इको टूरिज्म और स्थानीय विकास से जुड़े कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अधूरे कामों को जल्द पूरा किया जाए ताकि किसानों और फिर स्थानीय लोगों को इसका सीधा फायदा मिल सके। इस दौरे के बीच ही राजनीतिक हलचल तेज हो गया है, जहां नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चाओं के बीच अब उनके बेटे निशांत कुमार को लेकर भी सियासी चर्चा शुरू हो गई है। पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच से ये मांग उठने लगी है कि भविष्य में नेतृत्व की जिम्मेदारी निशांत को दी जाए, जिससे जेडीयू में नई पीढ़ी को आगे लाया जा सके। बिहार के विकास पर सियासी संग्राम,
तेजस्वी का नीतीश सरकार पर हमला, भाजपा ने दिया ये जवाब। दरअसल बात है कि बिहार में विकास को लेकर के सियासी घमासान तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इतने वर्षों की सरकार के बावजूद भी बिहार शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और फिर आप आय जैसे क्षेत्र में पीछे हैं। उन्होंने सरकार को खुली बहस की चुनौती देते हुए कहा कि अगर विकास हुआ है तो फिर आंकड़ों के साथ जनता के सामने सच रखा जाए। तेजस्वी यादव के इस आरोप पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि बिहार में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं और फिर विपक्ष सिर्फ राजनीति करने के लिए गलत तस्वीर पेश कर रहा है। भाजपा नेताओं का कहना है कि सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और फिर योजनाओं के जरिए बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है और फिर विपक्ष अपनी नाकामी छिपाने के लिए बयानबाजी कर रहा है। इन बयानबाजी के बाद बिहार की राजनीति और फिर और गर्मा गई है। एक तरफ विपक्ष सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहा है तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष अपने विकास कार्यों को गिना करके जवाब दे रहा है। आने वाले चुनाव को देखते हुए ये सियासी टकराव और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। बिहार में बम्पर सरकारी बहाली, 209 डिग्री कॉलेजों में 9196 पदों पर भर्ती, जान लीजिए पूरा डिटेल। दरअसल बात है कि बिहार में उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ी भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। जब बिहार के 209 डिग्री कॉलेजों में करीब 9000 से ज्यादा पदों पर बहाली की योजना बनाई गई है। इस कदम का उद्देश्य कॉलेजों में शिक्षकों और फिर कर्मचारियों की कमी को दूर करना और फिर छात्रों को बेहतर शिक्षा सुविधा देना है। यह जानकारी के मुताबिक हर कॉलेज में लगभग 30+ शिक्षक और फिर 10 से 12 गैर शैक्षणिक कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे। इसमें सहायक प्रोफेसर, लेक्चरर, क्लर्क, तकनीकी स्टाफ और अन्य पद शामिल होंगे। इन भर्तियों के जरिए गांव और फिर छोटे शहरों के कॉलेजों में भी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए जल्द ही आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है और फिर आवेदन ऑनलाइन माध्यम से होंगे। जब सरकार का मानना है कि इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और फिर राज्य में उच्च शिक्षा का स्तर भी बेहतर होगा। इंडक्शन या एलपीजी सिलेंडर, जाने रोज खाना बनाने में कौन पड़ेगा सस्ता, कहाँ ज़्यादा बचत। जैसे कि आपको पता है कि आज के ज़माने में बहुत सारे लोग एलपीजी गैस से खाना बनाते हैं और बहुत सारे लोग इंडक्शन से खाना बनाते हैं जो कि बिजली से चलता है। तो ऐसे में आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इंडक्शन आपके लिए बढ़िया है या फिर आपके लिए एलपीजी गैस बढ़िया है। एलपीजी गैस में खाना बनाना सस्ता पड़ता है या फिर इंडक्शन में जो कि बिजली से चलती है उससे खाना बनाने में सस्ता पड़ता है। तो आपको बता दूं कि बढ़ती महंगाई के बीच लोग ऐसे विकल्प की तलाश में हैं जिससे खर्च कम हो और फिर काम भी आसान हो सके। ऐसे में लोगों के बीच में तुलना करना जरूरी हो जाता है ताकि सही फैसला लिया जा सके। जानकारी के मुताबिक इंडक्शन चूल्हा बिजली से चलता है और फिर इसमें ऊर्जा का इस्तेमाल ज़्यादा प्रभावी तरीके से होता है। 1 घंटा खाना बनाने में इंडक्शन पर करीब 10 से 12 रुपये का खर्च आता है, जबकि एलपीजी गैस में यही खर्च 70 से 90 रुपये तक पहुंच सकता है। जी हाँ, यानी कि आसमान ज़मीन का फ़र्क। वही खाना अगर आप इंडक्शन में बनाते हैं तो 10 से 20 रुपये का खर्च आएगा और वही खाना अगर आप एलपीजी गैस सिलेंडर से बनाते हैं तो 70 से 90 रुपये तक खर्च आएगा। यानी कि रोज़ाना इस्तेमाल में इंडक्शन काफ़ी सस्ता साबित होता है और लंबे समय में अच्छी बचत करवा सकता है। हालांकि हम लोग भी इंडक्शन में ही खाना बनाते हैं। हालांकि एलपीजी गैस की अपनी सुविधा भी है, जैसे कि बिजली कटने पर भी इसका इस्तेमाल जारी रहता है और पारंपरिक खाना बनाना आसान होता है। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सही संतुलन बनाया जाए तो इंडक्शन और एलपीजी दोनों का इस्तेमाल सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है। जहां पर रोजमर्रा के काम इंडक्शन से और जरूरत पड़ने पर गैस का उपयोग किया जा सकता है। आप दोनों रख सकते हैं। जैसे अपने बारे में अगर बात की जाए तो हम लोगों ने खुद एलपीजी गैस भी रखा है और इंडक्शन भी, यानी कि इंडक्शन में खाना बनाया जाता है, हर चीज़ का हर काम होता है और ज़रूरत पड़ने पर एलपीजी गैस सिलेंडर भी इस्तेमाल होता है। हालांकि जब इंडक्शन नहीं था तो हर महीने एक एलपीजी गैस सिलेंडर रिफ़िल करवाना पड़ता था, लेकिन अब जब से इंडक्शन लिए है तो एक एलपीजी गैस सिलेंडर करीब 6 से 7 महीने में रिफ़िल करते हैं। यानी कि एक एलपीजी गैस सिलेंडर पहले जहाँ पर 1 महीना जाता था वहीं पर अब 6 से 7 महीना जा रहा है, तो बचत भी काफ़ी ज़्यादा है। नीतीश कुमार के सीएम पद छोड़ने से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा धमाका, सीएम और दोनों डिप्टी सीएम को सबसे बड़ी चुनौती। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में बड़ा सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम को खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार में दम है तो फिर वे अपने साथ विकास और फिर आंकड़ों के मुद्दे पर सार्वजनिक बहस करें। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि लंबे समय से सत्ता में रहने के बावजूद भी बिहार शिक्षा, रोजगार और आय और फिर स्वास्थ्य जैसे अहम
कई अहम क्षेत्रों में पीछे हैं। उन्होंने सरकार के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सच्चाई आंकड़ों में साफ दिखती है और सरकार अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रही है। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति और गर्मा गई है, जहां पर एक तरफ तेजस्वी अपनी बहस की चुनौती दे रही हैं, वहीं पर सत्ताधारी दल इस पर पलटवार कर रहा है। ऐसे में साफ है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा और बड़ा राजनीतिक विवाद बन सकता है और चुनावी माहौल को भी प्रभावित कर सकता है। स्मार्ट क्लास, रिसर्च सेंटर और आधुनिक लैब, 55 कॉलेजों के लिए बिहार सरकार की पहल। दरअसल बात है कि बिहार में उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बिहार के 55 कॉलेजों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। इस पहल का मकसद कॉलेजों में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारना और छात्रों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना है, ताकि वे बेहतर करियर के रूप में तैयार हो सके। इस योजना के तहत इन कॉलेजों में स्मार्ट क्लास, डिजिटल लर्निंग सिस्टम, आधुनिक लैब और फिर रिसर्च सेंटर बनाए जाएंगे, जहाँ साथ ही स्किल डेवलपमेंट सेंटर और फिर नई तकनीक जैसे AI को भी पढ़ाई में शामिल किया जाएगा, जिससे छात्रों का प्रैक्टिकल और फिर रोजगार आधारित शिक्षा मिल सके। जब सरकार का मानना है कि इस पहल से बिहार के कॉलेजों की तस्वीर बदलेगी और छात्रों को बाहर जाने की जरूरत कम होगी। इससे न सिर्फ शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा, बल्कि युवाओं को बेहतर नौकरी के अवसर भी मिलेंगे और बिहार के समग्र विकास को गति मिलेगी। गर्मी से मिलेगी राहत, बिहार के इन 12 जिलों में बिगड़ेगा मौसम। दरअसल बात है कि बिहार में भीषण गर्मी के बीच अब मौसम राहत देने वाला मोड में नहीं है। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जहां पर बारिश, तेज हवा और फिर गरज चमक की संभावना जताई गई है। इस बदलाव से लोगों को तेज गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन साथ ही साथ सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। जानकारी के मुताबिक उत्तर और फिर पूर्वी बिहार के कई जिलों में मौसम का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है, जिसमें अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा जैसे जिला शामिल। दोस्तों, असम में बदरुद्दीन अजमल असदुद्दीन ओवैसी के साथ चुनाव कैंपेन किया था, जिसके बाद अब जमीयत उलमा हिंद की तरफ से बदरुद्दीन अजमल को नोटिस आ गया है। जमीयत उलमा हिंद की तरफ से बदरुद्दीन अजमल को कहा है कि सांप्रदायिक पार्टी के साथ गठजोड़ या फिर चुनाव कैंपेन करना ये कतई सही नहीं है। जी हाँ, जमीयत उलमा हिंद ने मौलाना बदरुद्दीन अजमल को बड़ा झटका देते हुए नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में हाल ही में असम विधानसभा चुनाव के दौरान एक कथित सांप्रदायिक राजनीतिक दल के साथ गठबंधन और खुले समर्थन को लेकर के दिया गया है। जमीयत उलमा हिंद का कहना है कि किसी सांप्रदायिक राजनीतिक पार्टी के साथ गठजोड़ करने के नतीजे में ये नोटिस है। हालांकि उन्होंने नाम साफ तौर पर जाहिर नहीं किया है। जब संगठन ने अजमल से 24 घंटे के भीतर लिखित स्पष्टीकरण मांगा है। जमीयत उलमा हिंद के महासचिव मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी की ओर से जारी इस नोटिस में कहा गया है कि संगठन की पुरानी और स्पष्ट नीति रही है कि उसके सदस्य किसी भी सांप्रदायिक दल से ना तो गठबंधन करेंगे और न ही उसका समर्थन करेंगे। इस नीति की जड़ें आज़ादी के बाद 1951 में हुई ऐतिहासिक बैठक से जुड़ी हुई है, जिसकी अध्यक्षता मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी ने की थी। जब उस समय से लेकर के अब तक जमीयत लगातार इस सिद्धांत पर कायम है कि केवल उन्हीं राजनीतिक दलों के साथ जुड़ा जाए जो संविधान, लोकतंत्र और फिर देश की एकता को मजबूत करते रहे। वहीं पर नोटिस में कहा गया है कि हालिया चुनावी अभियान के दौरान अजमल द्वारा एक सांप्रदायिक दल के साथ मंच शेयर करने और समर्थन देने की खबर सामने आई है, जो संगठन की नीति के खिलाफ है। बताया जा रहा है कि असम में चुनाव प्रचार के दौरान असदुद्दीन ओवैसी के साथ मंच शेयर करने को लेकर ये विवाद खड़ा हुआ है। हालांकि नोटिस में किसी पार्टी का नाम स्पष्ट तौर पर नहीं लिया गया है। जमीयत ने अपने पत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि अजमल का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो फिर संगठनात्मक नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले ने असम की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। अब देखना होगा कि बदरुद्दीन अजमल इस नोटिस का क्या जवाब देते हैं और आगे संगठन क्या फैसला लेता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सोचिए, फोन उठाते ही दूसरी तरफ आपका बच्चा रोते हुए मदद की गुहार लगाए आपसे, लेकिन हकीकत में वह आपका बच्चा नहीं हो, AI तकनीक से तैयार की गई निकली आवाज हो, तो आपको कैसा लगेगा? या साइबर ठग अब भावनाओं को निशाना बना करके नए तरीके से लोगों को जाल में फंसा रहे हैं, जहां पर एक पल की घबराहट भारी नुकसान में बदल सकती है। आपको बता दूं कि तकनीक की इस दौर में साइबर बदमाशों ने ठगी का नया रास्ता इख्तियार किया है, जैसे AI वॉइस क्लोनिंग कहा जा रहा है।
या किसी अनजान नंबर से कॉल आए जिसमें दूसरी तरफ आपके बच्चे की हूबहू आवाज़ सुनाई दे, जब बच्चा रोते हुए खुद को किसी बड़ी मुसीबत, पुलिस की कार्रवाई या फिर हादसे में फंसा बता करके तुरंत मदद की गुहार लगाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में किसी भी अभिभावक का विचलित होना और फिर घबराहट में आना स्वाभाविक है। लेकिन वर्तमान समय में हर सुनी हुई आवाज़ असली नहीं होती है। जैसे साइबर बदमाश इंटरनेट मीडिया पर मौजूद वीडियो, रील्स और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में वॉइस सैंपल इकट्ठा करते हैं और एआई तकनीक के जरिए उसे रिक्रिएट करके फर्जी डिस्ट्रेस कॉल तैयार करते हैं। इस स्कैम में बदमाश डर और जल्दबाजी का माहौल पैदा करते हैं ताकि पीड़ित व्यक्ति बिना सोचे समझे और फिर बिना किसी वेरिफिकेशन के तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दे। इस खतरे से बचने के लिए साइबर यूनिट ने अलर्ट जारी किया है। यदि ऐसा कोई भी कॉल आता है तो फिर घबरा करके तुरंत प्रक्रिया देने के बजाय पहले कॉल काट दें और सीधे बच्चे को कॉल या फिर वीडियो कॉल करके सच्चाई जानने का प्रयास करें। यदि संपर्क ना हो पाए तो फिर उसके स्कूल, कॉलेज, दोस्तों या फिर अन्य स्वजन से तत्काल संपर्क पुष्टि करें। या किसी भी दबाव या फिर धमकी में आकर के अनजान खातों में पैसे कभी भी ट्रांसफर ना करें। या सुरक्षा के लिहाज से परिवार के बीच एक गुप्त सेफ वर्ड तय करना भी एक प्रभावी तरीका साबित हो सकता है, जिससे संकट के समय असली और फिर नकली कॉल की पहचान की जा सकती है। यदि इसके बावजूद भी आप साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं तो फिर राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें, यानी कि 1930 इस पर संपर्क करें या फिर आधिकारिक पोर्टल cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज में फर्जी आधार कार्ड का बड़ा खुलासा हुआ है। यहाँ पर बंगाल से यूपी तक बड़ा नेटवर्क फैला था, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। अब सवाल है कि क्या किशनगंज में फर्जी आधार कार्ड की फैक्ट्री चल रही थी क्या? क्योंकि पुलिस की छापेमारी में ऐसा ही खुलासा हुआ है जिसने सबको चौंका दिया है। एक किराना दुकान के अंदर से सैकड़ों फर्जी आधार कार्ड, मशीनें और सरकारी मोहरें बरामद हुई है। यह सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस गिरोह का कनेक्शन घुसपैठिए से भी है और क्या ये नेटवर्क सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं बल्कि बंगाल से यूपी तक फैला हुआ है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। तो दरअसल बात है कि सीमांचल के किशनगंज जिले में पुलिस ने एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह टेरागाछ थाना क्षेत्र में चल रही इस अवैध गतिविधि ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। जब पुलिस ने इस मामले में टेरागाछ के बलुआ जागीर निवासी मनोहर कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर आरोप है कि वह फर्जी आधार कार्ड और फिर अन्य सरकारी दस्तावेज तैयार करने का काम कर रहा था। यह छापेमारी के दौरान पुलिस को जो सामान मिला वह बेहद चौंकाने वाला है। आरोपी के पास से करीब 400 लोगों के नाम पर बने अलग अलग आधार कार्ड, लैपटॉप, मॉनिटर, थंब स्कैनर, फिंगरप्रिंट मशीन, के बाद CPU, ATM कार्ड, पासबुक, जाति प्रमाण पत्र, खतियान समेत 57 प्रकार के दस्तावेज और फिर उपकरण बरामद किए गए हैं। इसके अलावा एक स्कूल के प्रधान अध्यापक और फिर एक सरपंच की मुहर भी मिली है। जी हाँ, पुलिस के अनुसार आरोपी एक किराना दुकान की आड़ में इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहा था ताकि किसी को शक ना हो। यही वजह है कि ये गिरोह लंबे समय से सक्रिय था। या इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एसपी को गुप्त सूचना मिली कि सीमावर्ती इलाके में बड़े पैमाने पर फर्जी दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। इसके बाद एक विशेष टीम का गठन किया गया जिसने लगातार निगरानी और फिर जांच के बाद सही समय पर छापेमारी की। दोस्तों, किशनगंज में सालों से कांग्रेस को भरपूर समर्थन मिलता रहा है। किशनगंज के लोग सालों से कांग्रेस को भरपूर समर्थन दे रहा है, लेकिन आज सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस भी उसी तरह जनता के साथ खड़ी है? जब भी कोई संकट आता है किशनगंज के लोगों पर तो AIMIM और RJD के नेता सामने नजर आते हैं, लेकिन कांग्रेस पर गायब रहने का आरोप लगा है। जी हाँ, मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी का मामला हो या फिर कोई और बड़ा मुद्दा, क्या कांग्रेस सिर्फ चुनाव तक सीमित रह गई है? ये बड़ा सवाल है। जी, हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे कि आखिर किशनगंज में मेन मुद्दों पर कांग्रेस हमेशा पीछे क्यों रह जाती है। किशनगंज जो लंबे समय से कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है, अब वहीं से कांग्रेस की भूमिका को लेकर के सवाल उठने लगा है। जहां की जनता ने बार बार कांग्रेस पर भरोसा जताया, सांसद चुने, लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि बदले में कांग्रेस ने किशनगंज को क्या दिया। स्थानीय स्तर पर लोगों का कहना है कि जब भी जिले में कोई बड़ी समस्या सामने आती है तो AIMIM और RJD जैसे दलों के नेता खुल करके सामने आते हैं और सक्रिय भूमिका निभाते हैं।
लेकिन कांग्रेस के नेता ऐसे समय में अक्सर नजर नहीं आते हैं। मौजूदा समय में मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी का मामला काफी चर्चा में है। इस मुद्दे पर अलग अलग राजनीतिक दलों और फिर सामाजिक संगठनों ने अपने अपने स्तर पर पहल की है। आरजेडी और एआईएमआईएम के नेताओं ने खुलकर के प्रतिक्रिया दी है और समर्थन भी जताया है, लेकिन कांग्रेस को लेकर के ये आरोप लग रहा है कि उसने इस मामले में सिर्फ औपचारिकता निभाई है। यह सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जरूर किया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस पहल या फिर सक्रियता दिखाई नहीं देती है। लोगों का मानना है कि एक सांसद होने के बावजूद भी ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाना जरूरी होता है, खास करके तब जब मामला स्थानीय स्तर पर लोगों की भावनाओं से जुड़ा हो। किशनगंज की जनता ने हर बार कांग्रेस को मजबूत किया है, लेकिन अब उसी जनता के बीच ये चर्चा तेज हो रही है कि क्या कांग्रेस भी उतनी ही मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी है या नहीं। ये मुद्दा सिर्फ एक मामले तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़ी राजनीतिक बहस का रूप लेता जा रहा है, जहां पर जवाबदेही और फिर सक्रियता को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस इन आरोपों पर क्या रुख अपनाती है और क्या आने वाले समय में अपनी मौजूदगी और सक्रियता से इन सवालों का जवाब दे पाती है या नहीं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।